उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों को पैर में गोली मारी पुलिस ने, इल्लीगल। ऑपरेशन लंगड़ा कहलाता है। कानून का राज खत्म हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है कि मुठभेड़ रोज हो रही है? कोर्ट्स शामिल हैं इन अपराधों में। उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों को पैर में गोली मारी पुलिस ने, इल्लीगल। ऑपरेशन लंगड़ा कहलाता है। ऑपरेशन लंगड़ा। और कई लोगों को जान से भी मार दिया। और पहले ऐसे जब मामले एक दो होते थे उन पे हल्ला गुल्ला होता था, मानवाधिकार संगठन वगैरह शोर मचाते थे, अखबारों में खबरें होती थी, मीडिया उसको कवर करता था, और कई मामलों में जांच होके पुलिस के जो लोग होते थे उन पर मुकदमे होते थे, वो उसकी सजा वजा काटते थे। तो एक डर था समाज में, कानून का एक राज होता था। अब दौर उल्टा हो गया है। फेक एनकाउंटर्स ऐसा करने वाले सब पुरस्कृत हो रहे हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही हैं, उनके प्रमोशंस हो रहे हैं, उनका नाम लेके मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं और या अन्य लोग तारीफ कर रहे हैं। इस सब को ब्रेवाडो बताया जा रहा है कि बड़ी वीरता का काम है। यहाँ पे मुझे, चूंकि आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से फेक एनकाउंटर्स या ऑपरेशन लंगड़ा जो यूपी में चल रहा है, और उसमें जितने ज़्यादा जो इनकाउंटर कर रहे हैं उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही है, प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है, तो इस दौर में मुझे 3 अधिकारियों का मेरे दिमाग में जिक्र हो रहा है। मैं उस पे आऊँ, एक जरा सा बात और कह दूं कि ये बीमारी अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे पैन इंडिया हो गई। उत्तर प्रदेश ने इसको एक मॉडल बनाया। अच्छा। अब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पास गृह विभाग आ गया है, जैसे अभी बिहार में आया है, ये बीमारी सब जगह इसके नारे लग रहे हैं और ये हो रहा है कि हम भी वही करेंगे, योगी मॉडल इस्तेमाल करेंगे। मतलब अत्याचार का मॉडल, गैर कानूनी मॉडल, इलीगल चीज, उसको आप मतलब उसका ढोल बजा रहे हैं। ये तो अजीब इससे स्थिति है। मुझे याद आ रहा है सर, अभी चूंकि हमने एक पॉडकास्ट किया था आसाम के ऊपर, डिटेंशन सेंटर या फिर जो सीए एनआरसी, तो एक आसाम के बड़े स्कॉलर थे वो, उन्होंने बताया कि आसाम पुलिस भी वो एकदम यूपी का मॉडल हेमंतो बिस्वा शर्मा के कहने पे बहुत फॉलो सारे कर रही है। लोगों में राजनीतिक मुकाबला चल रहा है कि वो योगी जी की तरह लोकप्रिय हो जाए। हाँ, तो लोकप्रिय होने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों के खिलाफ खराब बातें की जाएं और इस तरह का काम करने वालों की तारीफ की जाए, प्रशासन के जरिए इस तरह के इलीगल काम कराए जाएं। उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी रहे हैं सुलखान सिंह साहब। अच्छा। उन्होंने कई साक्षात्कारों में इस पूरे रवैये को सीधे सीधे खारिज किया है और इसकी कमजोरियों, गलती और इसमें पुलिस प्रशासन के लोगों के अपराधी बनने को की गंभीरता को साफ साफ कहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेन वॉइसेस जो हैं इस दौर में वो अनसुनी रह जा रही हैं और ऐसे शोर में चीज़ें बदल रही हैं जिसमें एक समाज के एक हिस्से को जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसकी बहुसंख्या है, उसको आप कह रहे हैं कि एक जंगली बना रहे हैं, आप उसे जंगली बना रहे हैं, कानून कायदे की जगह बर्बर बना रहे हैं। वो बर्बरता सेलिब्रेट कर रहा है। इतनी जो इनसेंसिटिविटी जो बढ़ रही है समाज में, जो एक तरीके से जो कॉन्शियसनेस है जो हमारा सिविलाइजेशन का या इस सोसाइटी का, वो इतना मतलब निचले स्तर पे कैसे पहुंच रहा है। लॉज तो है, बट लॉज का लूप होल को इस्तेमाल करके स्टेट वो हर तरीके का जो डिसेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। भाई इसका ही एक हमें उत्तर दे दीजिए। कोई राज्य एक राज्य के 17,000 लोगों को पैर में गोली कैसे मार सकता है? कैसे मार सकता है बिना ट्रायल के? आप किसी नहीं, को भी... और एकाएक आपको ऐसे लोग मिलते इतनी मुठभेड़ें हो रही हैं। यानी कानून का राज खत्म हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है कि मुठभेड़ रोज हो रही है? आप किसी को पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसके टांग में गोली मार देते हैं और एक खबर शाया कराते हैं कि मुठभेड़ हुई थी। इतनी मुठभेड़ें हो रही हैं, इसका मतलब तो कानून रह ही नहीं गया वहां। या तो पुलिस कस्टडी से वो भाग रहा था, ये वाला हर केस यही है कि हर आदमी भाग रहा था, हर आदमी ने हथियार छीन लिया और मजबूरी में हमको आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। एकदम सिंपल। इसको मतलब दुनिया में आप किसी के गले नहीं उतार सकते। उन्होंने यही तो ये जो कहा जा रहा है, जो आपके मूल सवाल है कि क्या हम अघोषित इमरजेंसी के दौर में हैं, तो ये वो इमरजेंसी है जिसको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये कदम कदम पे आपको बांध के वहां डरा रही है, ये करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर आप प्रतीक देखिए कि इन असहमत लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको 3 सैंपल बताता हूं, ऐसे अनेक हैं। एक सज्जन है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस थे, आईपीएस अमिताभ जी की बात। अमिताभ जी, अमिताभ, आगे उनका क्या नाम है, अमिताभ ठाकुर। यूपी में आईपीएस थे और हर सरकार के ज़माने में वो कुछ लोगों में होता है कि वो ईमानदारी वाले सवाल उठाते रहते हैं और अपने ही सिस्टम में आप उनको जो कहना चाहें
उस तरह के व्यक्ति थे, एक्टिविस्ट टाइप के भी थे। एक्टिविस्ट टाइप के थे। फिर उनकी नौकरी फोकरी भी ले ली गई, लेकिन वो लगे रहे। पिछली सरकारों में वो उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। धमकी उमकी मिली थी मुलायम सिंह के ज़माने में उनको, लेकिन फिर भी वो बचे रहे। इस दौर में वो जेल में डाले गए, महीनों जेल में रहे, और काफी पुराना केस खुद वकालत पास है, और मियाँ बीवी दोनों वकील हैं, दोनों लड़े, बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत हुई। फिर बाहर आए, फिर वो अपने काम में लग गए। अभी उनको एक कोई 30 साल पुराने केस में फिर से उसमें कुछ डेवलपमेंट करके, और एकाएक वो दिल्ली आ रहे थे ट्रेन से, आधी रात को, जैसे वो आतंकवादी हो, पाकिस्तान से आए हो, भाग जाते हो उनको पकड़ के। हाँ, उनको जो है जबरन एक पूरे जत्थे ने, उन्हीं की पुलिस के, जिसके वो आईपीएस ऑफिसर यानी वो प्रमोटी वाले नहीं थे, और उनको उस तरह से उतारा गया आधी रात को, और लाद के कई 100 किलोमीटर जीप में ले जाया गया कि अपमानित करने के लिए, डराने के लिए। और उन पे ब्रूइजेस आए हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट में है। और एक देवरिया, उससे बहुत दूर की जगह में उनको ले जाके वहाँ मुकदमा था, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल में डाल दिया गया। अब फिर वो जमानत की पूरी प्रोसेस उनकी चलेगी। ऐसा ही एक अफसर जेल काट रहा है, आईपीएस अफसर गुजरात में, संजीव भट्ट की बात कर रहे संजीव भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके भी ऐसे ही 20 साल पुराने केसेस में निकाल के उसको। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सब में अब हमारे दौर में कोर्ट्स शामिल हैं इन अपराधों में। ये जो अपराध स्टेट की ओर से किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, अब जैसे इन्हीं का अमिताभ का मामला है, जिस कोर्ट में उनको पेश किया गया, उस कोर्ट ने क्या देखा? सबसे बड़ी खराब बात यह है, उसको नहीं पता कि आईपीएस ऑफिसर है, उसको नहीं पता ये विसिल ब्लोअर है, उसको नहीं पता कि 29 साल पुराना मामला है। तो हमने वो मजिस्टीरियल जो हमारा कोर्ट्स का सिस्टम था, उसको चौपट, वो पुलिस की चौकी में बदल गया है। और हाई कोर्ट्स तक को कोई, और हाई कोर्ट्स तक में ऐसे ऐसे लोग जज बन रहे हैं जो कल तक पार्टी प्रवक्ता थे। महाराष्ट्र में एक बीजेपी की प्रवक्ता महिला को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। कई हाई कोर्ट के जजेस आरएसएस के कार्यक्रमों में, मतलब सर्विंग जजेस शामिल हो रहे हैं, जजमेंट्स में चीजें वैसी लिख रहे हैं। इसलिए ये सब पूरा दौर मिलजुल के ऐसी इमरजेंसी का माहौल पैदा कर रहा है, जैसी जो हमारे यहाँ जो लगी थी इमरजेंसी, वो इसके सामने कुछ है ही नहीं। एक तो उसका कार्यकाल कुल 17-18 महीने था। ये तो अनवरत चलने वाली प्रोसेस है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और इसमें लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे, जो मनुष्य के, हमारी आबादी के जो नागरिक अधिकार हैं, उनको जीम जाएंगे, जीम गए हैं एक्चुअली। एक संजीव भट्ट वाली बात, संजीव भट्ट का मामला था। एक और वहां थे, उनको भी एक 41 साल पुराने मामले में चार्जशीट किया गया। कुलदीप शर्मा, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके भाई आईएएस ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड किया गया। तो अब जो स्तर है ये दमन का, ये ऐसा नहीं कि गरीब आदिवासी को जिसका जंगल छीना जा रहा है, वहां गोली मार दी जा रही है, उसको नक्सलवाद के नाम पे जेल में डाल दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फर्जी एनकाउंटर में मार दिया तो वो भी कोई बोलने वाला नहीं है। अब उनका नंबर है जिन्होंने जो हमारी सर्वोत्तम नौकरियों में रहे, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े वो हैं। एक दूसरा कानून भी है आपका, शायद आपकी उसमें सवाल होगा, पीएमएलए। हाँ उस पे हम आएंगे, अभी उसी के पास आने वाले थे। ठीक। तो आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आम जनता छोड़िए, जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने सर्व किया इस देश को, अगर कोई ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ जेल बची है। या तो वो वेपनाइज हो जाए, इनकी टीम में शामिल हो जाए, अपराधों में शामिल हो जाए। अपराध में इसलिए कह रहा हूं कि जिन चीजों की सूचनाएं नहीं आ रही, तो वो हमें नहीं पता कि वो अपराध है कि नहीं है, तो हम उन्हें शंका से अपराध ही कहेंगे, क्योंकि आप सूचना क्यों वो कर दे रहे हो, आने नहीं दे रहे हो, तो हम क्या कहें। पीएमएलए पे आना चाहूँगा कि एक जो, चूंकि हम करप्शन और ये जेल और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, कि अगर कोई विसल ब्लोअर है, कोई अगर एक आईपीएस है या डीजीपी है, आईएएस ऑफिसर रहा है, अगर उसने स्टेट के खिलाफ एफिडेविट, जैसे संजीव भट्ट ने किया था, गोधरा राइट्स के खिलाफ एफिडेविट दिया, तो उनको पुराने केसेस में फंसा के फिर से जेल में डाल दिया। मैं एक सैंपल की बात करता हूँ। जैसे अभी वो किसी को कहें कि फलाने पॉलिटिकल आदमी को इसको उठा के बंद कर दो, ये दौर ऐसा है, ऐसा कर रहा है। आप सोचिए
कि इस देश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, हम्म, उस पर एक मानहानि का मुकदमा कहीं किसी कार्यकर्ता से कहीं कराया गया, हम्म, और आप अचरज करेंगे? इस पे हमने नहीं अचरज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अचरज किया कि उस मुकदमे की तुरंत सुनवाई होके मानहानि के मामले में जो मैक्सिमम सजा 2 साल की थी, मैक्सिमम सजा से होना यह था कि उनकी मेंबरशिप जा सकती थी, तो निचले जज ने उनको मैक्सिमम सजा दे दी 2 साल की। निचले जज ने तो जो दी सो दी, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रख दिया और राहुल गांधी तक की सदस्यता चली गई, और अगले दिन उनका बंगला खाली करा लिया गया, और सैकड़ों लोगों को सुरक्षा दे रखी है, बंगले दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं, और ठेके पट्टी दिए जा रहे हैं। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ यह हुआ। इसको आप अघोषित इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे इसको? आज अगर वो चाहे किसी अफसर को, आईपीएस अफसर को या किसी को कहें कि भाई इसको मुझे अरेस्ट करना है, और वो कहे कि सब कोई मटेरियल नहीं है उनके, हम कैसे कर लेंगे, कागज पे मुझे लिखना है, तो ऐसा वाला केस तो ऐसा आदमी जो है वो संजीव भट्ट की दशा को प्राप्त हो सकता है। नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दौर जो है अब वो गले तक आ गया है। हाँ, किसी समाज का गला है, आईएएस आईपीएस के लेवल पे पहुंच जाना, अगर वो खतरे में है तो बाकी आम नागरिक का क्या तो ही फिर नागरिक की क्या हैसियत है? तो फिर अब ये घोषित इमरजेंसी नहीं तो फिर क्या है?